चलिए वेलकम आप लोगों का। हम लोग फिर से आप लोगों का स्वागत है आज रिजल्ट के अड्डा पे। हम लोग जैसा आप लोगों से हमने वादा किया था कि 17th बीपीएससी पीटी के लिए आप लोगों के लिए हम लोग फ्री क्लासेस का गाइडलाइंस उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें हमारा जो प्रथम सेगमेंट है, जिसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस जो सेगमेंट था, जिसमें हम लोग पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे, उसका आज पहला क्लास है। हम चाहते हैं कि पहले आप लोगों को थोड़ी सी रूपरेखा बता दें कि आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले करेंगे जाके सारा बेसिक एनसीईआरटी करेंगे एक साथ। ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, साइंस का अलग, 3 सेक्शन का हम लोग पूरा फोकस करेंगे एनसीईआरटी पे। इसके अलावा इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक बुक करेंगे, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करेंगे, और ऊपर से फिर हमारा कोई इनका अच्छा टेस्ट सीरीज होगा तो वो करेंगे। इसके साथ बिहार स्पेशल में हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे, बजट करेंगे, और भारत सरकार द्वारा जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है वो भी करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं उस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने 1 से 1.5 महीने तक का हम लोगों ने एक सेक्शन बना के रखा है जो आपके सामने है। इसलिए चलिए हम लोग आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक है 6 क्लास का एनसीईआरटी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग हाँ, आप लोग को हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारा जो क्लास होगा वो फुल्ली हिंदी मीडियम में होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा। अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट रहेगा तो हम लोग उसको देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम में भी इसको हम लोग ला सकें, लेकिन ये फुल्ली अभी इंग्लिश मीडियम में रहेगा, सॉरी हिंदी मीडियम में रहेगा। तो चलिए आते हैं हम लोग आज शुरुआत करते हैं कक्षा 6 का। जो हमारा एनसीईआरटी है, पृथ्वी हमारा आवास। इसमें बहुत ही बेसिक बेसिक चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस है। एनसीईआरटी को मान के चलिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो हम लोग समय न लेते हैं, सीधा डायरेक्ट हम लोग क्लास पे आते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन कौन सा इसमें चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, हम लोग के पास 6 चैप्टर हैं, ठीक है। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और हमारा देश। अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, अगर ठीक है चैप्टर है, आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, तो इसको खाली एक बार देखेंगे गौर से कि यही 6 क्लास में क्यों पढ़ा जा रहा है, ठीक है, या भूगोल पढ़ने का तरीका क्या है। अगर इस चीज़ को आप लोग समझ लेंगे तो हम लोगों को भूगोल की बेसिक चीज़ें आप लोगों को क्लियर रहेंगी, और बहुत आसानी से आप लोग कॉमन सेंस से भी बहुत सारे भूगोल के क्वेश्चंस आप पीटी में, मेंस में और इंटरव्यू में भी बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हमेशा भूगोल में, कुछ मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि भूगोल में हम लोग 2 भाग में भूगोल को पढ़ते हैं, ठीक है। एक हम लोग भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं। एक हम लोग मानव पढ़ते हैं। जितना भी हम लोग चीज़ पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, सब हम लोग मानव का अध्ययन करते हैं। चाहे इतिहास पढ़िएगा, ज्योग्राफी पढ़िएगा, पॉलिटी पढ़िएगा, सबके मूल चीज़ में क्या होता है, ह्यूमन। ह्यूमन का संबंध दूसरे विषय से कैसा है, वही वो सब विषय उसको संबंध तैयार करता है, ठीक है। जैसे कि भौतिक वातावरण से उसका संबंध क्या है, वो भूगोल को बताता है। मानव का इतिहास अपने अतीत में कैसा रहा है, वो आपको इतिहास को बताता है। तो इस पर हम लोग मोटा मोटी यही जानेंगे कि हम लोग 2 चीज़ पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है। इसमें आप बहुत सारा चीज़ देखिएगा कि ये सारा चीज़ क्या है, भौतिक भूगोल का पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं, फिर उसके नीचे आप पृथ्वी पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के नीचे हम देखते हैं कि पृथ्वी पे क्या क्या अवस्थित है उसको देख रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा भारत कहाँ अवस्थित है। यानी एक तारतम्यता है इन चैप्टरों में, हम लोग आगे देखेंगे इसको, ठीक है। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे, जो हमारा है पहला, जो अभी आपने देखा है, सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। आप लोग इसको पढ़े होंगे या आप लोग देखते होंगे, जब भी आप पृथ्वी के ऊपर देखिएगा, ठीक है, ये मगर मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, इसके ऊपर जितना भी वातावरण है या जिसको आप लोग पर्यावरण कहते हैं, ये सब सब क्या है, ब्रह्मांड है, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्स कहते हैं। पृथ्वी के बाहर जितना भी चीज़ है वो सब क्या है, यूनिवर्स है, ठीक।
तो यूनिवर्स के अध्ययन के लिए क्या होता है कि हम लोग इसका अध्ययन कैसे करेंगे, इसमें बहुत सारा क्या है, मास है, यानी पिंड जिसको कहते हैं, द्रव्यमान या पिंड कह लीजिए, पिंड है, एनर्जी है, ठीक है, ऊर्जा है, ठीक है, और इसकी कुछ संरचना है। संरचना कहने का मतलब कुछ दिखाई पड़ता है, ठीक है, दिखाई पड़ता है। तो यही तीन चीज़ों का हम लोग ब्रह्मांड में अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो पहला चीज़ है कि आप ये देखिएगा कि क्या होने वाला है आगे आप, ठीक है। ये पृथ्वी है आपका अर्थ, ठीक, ये है आपका अर्थ। इसके बाहर जितना भी चीज़ है क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का ही पार्ट क्या होगा, कभी नाम सुनिएगा गैलेक्सी, कभी सुनिएगा यूनिवर्स, कभी तारा, कभी क्षुद्र तारा, कभी खगोलीय पिंड, जितना भी चीज़ है उस सब किस चीज़ का पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है। अर्थ के बाहर जितना भी चीज़ है वो यूनिवर्स है, हम लोग भी उसी ब्रह्मांड के अंदर है। तो सबसे बड़ी बात आता है कि इस चैप्टर को समझने के पहले आपको एक दो तीन चीज़ समझना पड़ेगा कि इतिहासकार या सॉरी भूगोलवेत्ता इसको कैसे जानते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन आएगा आपके पास कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। अगर ब्रह्मांड समझ जाइएगा तो सौरमंडल भी आप समझ जाइएगा। पढ़ने का दो ही तरीका है कि आप अर्थ से ब्रह्मांड की तरफ जाइए, चाहे ब्रह्मांड से अर्थ की तरफ आइए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से भी यहाँ समझेंगे, यहाँ से भी यहाँ समझेंगे। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, एक बेसिक क्वेश्चन है कि अगर ब्रह्मांड है तो ये अपनी वास्तविक स्थिति में कैसे आया। इसके लिए दो सिद्धांत प्रॉपर आता है कि ब्रह्मांड के निर्माण के लिए दो सिद्धांत दिए गए, ठीक है। पहला बताया गया, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे, फिर आगे हम लोगों को जब 11th क्लास के एनसीईआरटी में आएंगे तो हमको इस पर विशेष चर्चा करना होगा। पहला हुआ कि ब्रह्मांड के निर्माण में तारा की भूमिका है। तारा का मतलब स्टार, ठीक है, भूमिका है। क्योंकि कोई भी चीज़ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कहीं भी है, चाहे यहाँ है चाहे वहाँ है, तो इसलिए हमेशा सोचा गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आएगा, तारा से, स्टार में ही आएगा, क्योंकि मास है। इसलिए सोचा गया कि तारा की भूमिका इस ब्रह्मांड को बनाने में है। बहुत सारे विद्वान आए, इसको बोले एक तारा दो कोई बोलता था एक ही तारा से सबका निर्माण हो गया है, कोई बोलता था दो तारा से निर्माण हुआ। तो एक तारा सिद्धांत और द्वैत तारक सिद्धांत आया, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। दूसरा है बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, जो सबसे आधुनिक सिद्धांत है, ठीक है। यही मानता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे नवीन सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। ये कहता है कि दुनिया का जितना भी मास था और जितना भी एनर्जी था एक बिंदु पर आके क्या हो गया, सिमट गया, जिसके कारण से इसमें उच्च दबाव बना और इसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद जितना भी चीज़ इससे टुकड़ा दुनिया में फैला, पूरा जो निर्वात में जो फैला, ठीक है, वही खगोलीय पिंड कहलाए। इनके बीच की दूरी आज तक बढ़ रही है, ठीक है। तो यही सिद्धांत है आपका बिग बैंग सिद्धांत। ये क्या बोलता है कि एक ही बिंदु पर सभी दुनिया के यानी जितना भी ब्रह्मांड का द्रव्यमान था आके संकेंद्रित हो गया और उसमें फिर विस्फोट हुआ, इसलिए इसको कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। इसके दो चीज़ें हैं जो ये बताता है। पहला कि यही बिग बैंग सिद्धांत से क्या हुआ, ब्रह्मांड आज फैल रहा है, यानी दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है। जो खगोलीय पिंड है वो नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी बीच की दूरी बढ़ रही है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसमें खगोलीय पिंड का निर्माण कैसे हुआ। तो अब हम इस ब्रह्मांड को हम लोग पूरा देखते हैं, ठीक है। तो इसमें पता चलता है कि बहुत सारे तारे और तारों का बहुत सारा समूह है। तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी, यानी ब्रह्मांड से छोटा पार्ट क्या हो गया, गैलेक्सी। क्या हो गया, गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या हो गया, बहुत सारे तारों का समूह, यानी कहने का मतलब है कि इसमें लगभग 200 से 400 अरब, कितना, अरब तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में 200 से 400 अरब तारे होते हैं।
इनका एक समूह क्या कहलाता है? एक गैलेक्सी। ठीक है, और कम से कम पूरा ब्रह्मांड में 200 से 400 मतलब माना जाता है कि गैलेक्सी होगा, और एक गैलेक्सी में 200 से 400 अरब तारे हों। ठीक है, तो अब हम लोग समझ जाते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारे क्या हैं? गैलेक्सी है। यानी इस ब्रह्मांड में यहाँ भी गैलेक्सी होगा, यहाँ भी गैलेक्सी होगा, सभी जगह गैलेक्सी होगा। अब गैलेक्सी में कितना है? बहुत सारा तारा है। ठीक है, तो अब गैलेक्सी को अगर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का होता है, उस तरह का दिखाई देगा गैलेक्सी। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं, इसको देखेंगे तो ये सर्पिलाकार का होता है। ठीक है, ये कभी दिखाई देगा सर्पिलाकार, कभी अंडाकार दिखाई देगा। तो हम लोग देखते हैं कि जिसमें पृथ्वी है, ठीक है, जिसमें हमारा पृथ्वी है, ठीक है, वो किस प्रकार का है? सर्पिलाकार का है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिल्की वे, दूध मेघला। ठीक है, यानी वो दिखाई देता है कि दूध के नदी बह रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे। तो हमारा जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? मिल्की वे। और इस गैलेक्सी में बहुत सारा तारा भी है जो आपस में मिलके कुछ पैटर्न बनाता है, जो आगे हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग नक्षत्र कहते हैं। यानी गैलेक्सी में बहुत सारा जो तारा है जो पैटर्न बना रहा है, कहीं पिरामिड आकार का, यानी यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये बना लिया त्रिभुज आकार का पैटर्न, तो ये क्या है? एक नक्षत्र। यानी नक्षत्र प्रकार का कोई भी खगोलीय पिंड नहीं है, ये क्या है? आकृति। ठीक, अब गैलेक्सी में बहुत सारा तारा है। एक तारा जो होता है वो क्या कहलाता है? एक तारा होता है, उसके पीछे क्या होता है? सब बहुत सारे ग्रह घूमते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? सौर मंडल। यानी कम से कम एक गैलेक्सी में कितना सौर मंडल हो सकता है? 200 से 400 मिनिमम सौर मंडल हो सकता है। तो अब हम देख रहे हैं कि अब हम लोग कहाँ हैं? इस सौर मंडल पे पहुंचे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें, ठीक है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में बहुत सारे क्या है? गैलेक्सी, गैलेक्सी में क्या है? सौर मंडल, सौर मंडल में क्या है? पृथ्वी। अगर हम लोग इधर से चले कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या है? सौर मंडल, सौर मंडल के ऊपर क्या है? गैलेक्सी, गैलेक्सी के ऊपर क्या है? ब्रह्मांड। इस तरह से हमारा सीरीज। ठीक है, अब हम समझ गए कि इस ब्रह्मांड में हम पृथ्वी पर कैसे आए, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अगर जिनको दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब आते हैं इसमें, अब हम लोग आएंगे। यह भाई हमारा क्या है? एक सौर मंडल है जिसमें एक सूर्य है, और हमारे पास कुछ ग्रह है, जिसमें एक ग्रह जिस पे हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी, अर्थ। ये बेसिक चीज था। अब बोल रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश दिखने में कितना अच्छा लगता है। नहीं, बताना चाह रहा है कि आकाश एक बार देखिएगा, तो हम अपने आकाश को जब देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है? चंद्रमा दिखाई देता है। फिर देखते हैं कि 30 दिन हम लोग लगातार अगर चंद्रमा को देखते हैं तो कभी चंद्रमा क्या दिखाई देता है? पूरा दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है, कभी अंधेरा दिखाई देता है। जब पूरा आकाश हमारा अंधेरा रहता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? अमावस्या। जब हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे, जब पृथ्वी की गतियां, ठीक है, तब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे कि अमावस्या क्यों होता है और पूर्णिमा क्यों होता है। पूर्णिमा के बाद क्या होगा? चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश होता नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ तारा ही एक वैसा खगोलीय पिंड होता है जिसमें अपना प्रकाश और ऊर्जा होता है, बाकी सब उसी के प्रकाश एवं ऊर्जा से संचालित होता है। तो इसलिए न पृथ्वी के पास अपना कोई ऊर्जा है, न तारा के पास अपना कोई ऊर्जा है। जब हम लोग पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा क्या होता है। बस यहाँ पे आपको ये जानने वाला है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि पूरा चांद होता है। पृथ्वी यहाँ रहता है, सूर्य यहाँ रहता है, ठीक है, और चांद कहाँ रहेगा? कहाँ? यहाँ, यहाँ, यहाँ कहाँ रहेगा? लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आप यहाँ याद रखिएगा कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहेंगे? पूर्णिमा, न कि अमावस्या। और नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। यहीं पे यही चीज आपको
सामना था, और यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य, चंद्रमा, वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड। यानी खगोल में उपस्थित कोई भी द्रव्यमान क्या कहलाएगा? खगोलीय पिंड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक चीज और आपको हम बता दे रहे हैं कि जो ये गैलेक्सी है, ठीक है, अपना गैलेक्सी है, और ये हमारा अर्थ, यहाँ से लेके अपने इस गैलेक्सी के केंद्र तक का दूरी है, इसी को हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं। 1 कॉस्मिक ईयर। कहाँ से कहाँ तक के दूरी को कहते हैं? पृथ्वी से लेके गैलेक्सी के केंद्र तक को कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है, ये सब हम लोग अब पढ़ लिए हैं, खाली बस इसको समझना है, आप समझ जाइएगा। ये क्या है जो ये दिखा रहा है? ये गैलेक्सी का क्या है? पार्ट है। ये खगोलीय पिंड नहीं, ये पैटर्न। जो हम लोग नक्षत्र का भी बात किए, ये जैसे लिखा हुआ है आपका कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अगर आपसे पूछे कि नक्षत्र मंडल क्या है, अगर पूछ दे कि नक्षत्र मंडल क्या है, या निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कीजिए, तो क्या बताइएगा? ये खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड है, तारों की ज्यामितीय आकृति है, इनके पास अपनी ऊर्जा एवं द्रव्यमान है, ये गैलेक्सी की परिभ्रमण या घूर्णन करते हैं। अगर ये चारों लाइन है, 4 स्टेटमेंट है, तो इसमें से कौन सही है और कौन गलत? पहला तो खगोलीय पिंड है, क्योंकि ये क्या है? तारा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोचने वाला बात है कि अब तो बीपीएससी रहा नहीं अगर 5वां देता, क्योंकि ये पैटर्न जिन्होंने कहा है कि ये खगोलीय पिंड है, वो क्या है? गलत। क्योंकि ये बार बार बता रहे हैं कि नक्षत्र क्या है? आकृतियां। ये तारों, इस तरह से तारा दिखता है हमको, इसलिए एक ही पैटर्न बना रहा है। जैसे कि अगर ये तारा यहाँ रहता है, ये तारा यहाँ रहता है, या तो ये चतुर्भुज आकार का बन जाता, तो क्या बोलते हैं कि नक्षत्र मंडल खगोलीय पिंड है कि आकृति है? ये खगोलीय पिंड नहीं है। हाँ, इस आकृति में जो तारे हैं वो खगोलीय पिंड हैं। तो पहला क्या है? खगोलीय पिंड ये नहीं है। ये तारों की ज्यामितीय क्या है? आकृति है। इनके पास अपनी ऊर्जा और द्रव्यमान है? नहीं है। ये गैलेक्सी की घूर्णन करते हैं? क्योंकि ये चुपचाप पैटर्न है। हाँ, तारा के बारे में बोलते, इनका अपना सौर मंडल के बारे में बोलते, तो ये सब चीजें, इनको छोड़ के सब चीज सही हो जाता। तो हमारा जो नक्षत्र मंडल हम लोग जिसको देखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्सा मेजर या बिग बेयर। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, जो हमारा ज्यामितीय विज्ञान है या नक्षत्र शास्त्र, इन्हीं पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारा जो अर्सा मेजर या बिग बेयर है, एक क्या है? एक नक्षत्र मंडल है जो बहुत आसानी से पहचान आने वाला है, जिसको हम लोग सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं। तो सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का क्या है? वो सब पैटर्न जो 7 को दिखता है ऐसा। तो एक क्या होता है कि जो ये फोटो आपको दिख रहा है,
कि नक्षत्र मंडल तो एक ज्यामिति या नक्षत्र विज्ञान के लिए तो आधार है ही। पहले के लोग क्या करते थे कि आकाश से इससे हम लोग दिशा सूचक यंत्र के रूप में भी हम लोग काम लेते थे। तो क्या होता था कि रात में ये सब तो देखते थे और यहाँ से जो एक तारा दिखता था, ठीक है, इसके पैटर्न में, ये ध्रुव तारा कहलाता था। ठीक है, ध्रुव तारा ये हमेशा कहाँ होता था? पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे। कहाँ होता था? पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ध्रुव तारा बोलते हैं। ये हमेशा अपने जगह पे रहता है, ये इधर उधर भी हो जाएगा, लेकिन ध्रुव तारा क्या रहेगा? पृथ्वी के हमेशा पोल पे ही रहेगा। तो आप लोग हमेशा ये सोचिएगा कि सभी जैम खगोलीय पिंड गति कर रही है, ये अपने जगह से क्यों नहीं हटता है? ठीक है, ये हमेशा एक ही जगह क्यों रहता है, ये सोचिएगा। हम लोग अगले चैप्टर में इसका जवाब खोजेंगे, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। तो हमेशा ध्रुव तारा कहाँ रहेगा? उत्तर में। अगर आप पूरब में खड़ा होके उत्तर वो अगर ध्रुव तारा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आपके बाएं तरफ कौन सा दिशा होगा? आप पूरब में से खड़ा होके ध्रुव तारा देख रहे हैं, तो आपके दाएं तरफ कौन सा दिशा होगा, या बाएं तरफ आपका कौन सा दिशा होगा? यस, हाँ, सोचिएगा। फिर हम लोग आगे जब जान जाएंगे कि ध्रुव तारा क्यों नहीं हिलता है, तो क्योंकि लोग इसी से दिशा पकड़ लेते थे कि ये उत्तर में है तो हमको पूरब जाना है तो किधर जाएंगे, और पश्चिम जाना है रेगिस्तान उगिस्तान में। इसका बहुत प्रयोग होता था ऊँट का काफिला ले जाने में, और जो सारवा ये सब रहते थे, सातवा, ये सब बहुत इसका उपयोग करते थे। यही एक हमारा कहानी इसमें है, जैसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि हमेशा ध्रुव पर रहता है और ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात है, खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। यानी कहने का मतलब है कि जिसके पास प्रकाश और ऊष्मा रहेगा वो क्या कहलाएगा? तारा। और जिसके पास नहीं है वो क्या कहलाएंगे? ग्रह। यानी खगोलीय पिंड कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। जिनके पास वैसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा है वो क्या कहलाएंगे? तारा। और जिनके वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास प्रकाश ऊष्मा नहीं है वो क्या कहलाएंगे? ग्रह। और ग्रह से जो छोटा होंगे वो क्या कहलाएंगे? उपग्रह। ठीक है, ठीक है। हमारा सौर मंडल का एक फोटो है, हम लोग इसको देख सकते हैं। ये क्या है? हमारा कैसा खगोलीय पिंड है? ये तारा है। यानी हमारा अगर पूछ दे कि सबसे नजदीक का तारा कौन है, पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो क्या बताएंगे? सूर्य। ठीक। अब सूर्य का सबसे नजदीक का तारा कौन है, तब हम लोग सोचेंगे कि क्या है। उसका एक अलग से फैक्ट है, हम लोग बताएंगे जब उसमें आएंगे। तो सूर्य क्या है? एक तारा, खगोलीय पिंड। और बाकी जितना में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं है, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी लोग इसका क्या कहते हैं? चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह। ये ग्रहों की स्थिति है। पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मार्स है। फिर क्या है कि छोटा 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 इसमें खगोलीय ऐसे पिंड हैं, टुकड़े हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो ग्रह नहीं बन पाए। एक ऐसे यहाँ पे पट्टी है चट्टानों का जो ग्रह नहीं बन पाए, इसलिए उनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसके बाद क्या है? बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून। कभी कभी क्या होता है कि क्रम लगाने के लिए आपको दे देगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको बस यही सोचना है कि क्षुद्र ग्रह से जो अंदर वाले ग्रह, ठीक है, उनका आकार हमेशा क्या दिख रहा है? छोटा। इनसे क्या दिख रहा है? बड़ा। ठीक, ये एक डिवाइडर लाइन है। यहाँ पे कम छोटा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनका जो वायुमंडल है वो सूर्य के गर्मी और सौर किरण के कारण और सूर्य लहर के कारण क्या हुआ है?
हट गया है इनके बाह्य वातावरण से, जो ठोस चीज है वही बचा हुआ है, जबकि ये सब सब क्या है, गैसीय। क्योंकि यहाँ पे सूर्य का जो लहर है यहाँ तक नहीं आया, यही है। आपको हमेशा इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि क्षुद्र ग्रह की अवस्थिति कहाँ है, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में। ठीक है, ये ग्रह नहीं बन पाए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो हमारा जितना भी खगोलीय इन्वेंटेचर चलते रहता है तो उसमें ये सब क्या आते हैं, बाधक आते हैं। इनसे आपका हो सकता है जो हमारा सब रहता है ये सब टकरा जाता है, ये हम लोग देखेंगे। तो पहला कौन है, बुध। दूसरा शुक्र। इन लोग का बेसिक चीज है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग बाह्य ग्रह पूछते हैं। अगर पूछ दे कि बाह्य ग्रह में कौन कौन आते हैं तो क्या बताएंगे, बुध, मंगल, जुपिटर। अगर इसमें चुनने के लिए देगा तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को क्या बोलेंगे, बाह्य ग्रह। इन चारों को क्या बोलेंगे, यानी हमारे पास ग्रह कितना है, 8। 4 का क्या है, डिवाइजन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि चैप्टर भी करना है। अब वही चीज है सौरमंडल। तो सौरमंडल किससे बना हुआ है हमारा, सूर्य से। देखे 8 ग्रह, उपग्रह, उन अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। ठीक है, सूर्य देख लिए, 8 ग्रह देख लिए, उपग्रह भी जानते हैं, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह। अन्य खगोलीय पिंड जैसे देख लिए, क्या है, क्षुद्र ग्रह। अब एक नया शब्द आया है क्या आपके लिए, उल्का पिंड। ये हमेशा कंफ्यूजन करेगा कि उल्का पिंड क्या है और क्षुद्र ग्रह क्या है। ठीक है, हमेशा अंतर नहीं पता चल पाएगा। और हमेशा अगर कहीं क्वेश्चन घुमाया तो यही दोनों पर आप लोगों को ले सकता है। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, जो ग्रह नहीं बन पाए, इनकी अवस्थिति मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक है, उल्का पिंड क्या होते हैं कि बहुत ठंडा होता है। ठीक है, यानी इसकी अवस्थिति कहाँ होगी, अगर इसका नेचर है बहुत ठंडा होने का, तो ये हमेशा क्या होगा, यूरेनस से उधर नेपच्यून के आसपास होगा। ये बहुत ठंडा होता है, इस पर बर्फ भी जमा रहता है। जब ये आपके वातावरण में आ जाता है, वायुमंडल में आ जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, घर्षण से आग लग जाता है। और जो बर्फ ये होता है, वाष्प बनता है, तो वो लगता है। तो इसी को हम लोग तारा का टूटना भी बोलते हैं, बहुत सारे फिल्म में देखे होंगे। तो क्या होता है, वो तारा का टूटना, ये किसका गुण है, उल्का पिंड का। और जो हम कभी कभी सुनते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारा चीज आके गिर जाता है, वो किसका पार्ट है, सूर्य ग्रह। ठीक है, तो यही है, सूर्य क्या है, हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। किस गैस से बना हुआ होता है सूर्य, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक, यही इसका ईंधन है। जिस तारा में हाइड्रोजन खत्म, तारा भी समाप्त। यहाँ पे 2-3 चीज कभी कभी पूछ देता है, हम बता देते हैं समझने के लिए, ठीक रहेगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, आप लोग को यहाँ समझने के लिए ये ठीक रहेगा थोड़ा सा। पहला है कि सूर्य, ठीक है, वो इसमें हम लोग के वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर। ठीक है, जो इस पे काम किए थे। सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, हीलियम। इसको जो क्रिया होती है वो क्या होती है, नाभिकीय संलयन। यानी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर आपस में क्या बना लेता है, हीलियम। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। यानी 2 नाभिक आपस में मिलके एक बड़ा नाभिक बना लेता है हीलियम का। तो इसी संलयन में बहुत सारी ऊर्जा का विमुक्त होता है, जिससे कि सूर्य में इतना लाइट और जो ऊष्मा और प्रकाश रहता है। अब हम जान गए कि किसी तारा में प्रकाश और ऊष्मा किसके कारण से आता है, यही नाभिकीय संलयन के कारण आता है। नाभिकीय संलयन में कौन भाग लेता है, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का अणु आपस में मिलके हीलियम बनाता है।
हीलियम फिर किस चीज में चेंज हो जाता है? कार्बन में, ठीक है, यानी भारी तत्व में ही बदलते जाता है। तो सूर्य में जब तक हाइड्रोजन है, ठीक है, संलयन होता रहेगा, सूर्य क्या रहेगा? ऊष्मा और प्रकाश देता रहेगा, गुरुत्वाकर्षण इसमें रहेगा। ये हीलियम में बदलते रहता है। हीलियम किस में बदलते रहता है? कार्बन में। कार्बन किसी और चीज में बदलता है, जिससे कि सूर्य में मास बनते रहता है, द्रव्यमान बनते रहता है। तो जब क्या होता है कि जब हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, क्या होने लगता है? हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, तो सूर्य के जो चारों तरफ जो आवरण होता है, जैसे ये सूर्य है, इसके चारों तरफ की फैलेगा, तो ये इसका बाहरी सतह क्या हो जाता है? ठंडा। क्या हो जाता है? ठंडा। तो ये पहले सिकुड़ जाता है, तो ये लाल दिखने लगता है। तो ये सूर्य जब अंत समय की ओर जाता है, तो ये क्या बन जाता है? लाल दानव। क्या बन जाता है? लाल दानव तारा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई भी सूर्य में हीलियम हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा तो क्या बनेगा? लाल दानव तारा बनेगा। इसका बाह्य चीज क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, ठंडा होने के कारण। ठीक है, लाल दानव तारा इस सिकुड़ना शुरू करेगा, तो आपस में क्या होगा? इन लोग दबाव बनेगा और इसमें क्या हो जाएगा? विस्फोट, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? सुपरनोवा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग विषयांतर हो रहे हैं, लेकिन सूर्य आया है तो हम बता देते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन इस सब पर आने लगा। सूर्य है, लाल दानव में बदलेगा, उसमें फिर क्या होगा? सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद क्या होगा कि जो सूर्य बच गया, ठीक है, कुछ तो बच जाएगा, ठीक है, कुछ जो सूर्य बच जाएगा, सूर्य बच जाएगा। अब सूर्य में तीन चीज होगा। क्या होगा? सूर्य में तीन चीज होगा। एक लिमिट है 1.44, इसको हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। यही हमको बताना था कि चंद्रशेखर लिमिट इसको कहते हैं, 1.44। ये क्या है कि जितना पहले सूर्य था आज जितना फुट के बचा, ठीक है, अगर बचने वाला है 1.44 से कम है, ठीक है, उससे क्या हो सकता है? कम होगा, तो ये लाल दानव तारा किस में बदल जाएगा? व्हाइट में। ठीक है, उस सारा चीज क्या होगा? आपस में रह जाएगा, क्योंकि उसके द्रव्यमान क्या है? कम है, पहले से कम हो गया, तो वो क्या बदल जाएगा? ये लाल दानव तारा श्वेत वामन बोलते हैं। ठीक है, श्वेत वामन बोलते। ये बताना नहीं उद्देश्य था मेरा, ये बताना था कि 1.44 से ज्यादा अगर बचा रह गया गुणांक में, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है ब्लैक होल। ऊपर जो बचा पहले से 1.44 गुना ज्यादा है अगर उसका द्रव्यमान, तो वो क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। वो एक ऐसा खगोलीय पिंड है, उसमें इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, क्योंकि द्रव्यमान क्या है उसका? ज्यादा। उसमें इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि वो क्या करता है कि प्रकाश को भी अपने से पार होने नहीं देता है, उसको भी अपने तरफ से दिखता है, इसलिए वो अंधेरा दिखता है, जबकि वो क्या होता है? खगोलीय पिंड होता है। तो एक चीज अगर हम लोग इसमें जाने, अगर बेसिक चीज, कि सूर्य का जो जीवन है वो किस पे डिपेंड करता है? इसके आकार पर। ये बता सकते हैं कि नहीं? यानी हम लोग यहाँ पे सूर्य के बारे में जाने तो ये क्या चीज है? हाइड्रोजन के कारण जिंदा रहता है, इसके आकार पे ही सूर्य की जीवन रेखा डिपेंडेंट है। सूर्य में 1.44 का क्या है? चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं इनको, इसमें नोबेल भी मिला था। उसके बाद सूर्य का क्या क्या स्थिति होता है ये भी हम लोग जान गए, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। फिर ग्रह जानते ही हैं, 8 गो है, ये जानना नहीं है। प्लूटो भी पहले माना जाता था, लेकिन अब उसको 2006 के बाद क्या कर लिया गया है? उसको इस सौरमंडल से बाहर निकाल दिया गया है। अब वो क्या हो गया? एक खगोलीय पिंड जिसका नाम है 2003 UB 313। पहले ये मिलेगा पुराना किताब में, लेकिन अब इसका नाम क्या है? UB 313। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? पृथ्वी क्या है हम लोग देखेंगे ही, इसकी बस
ज्योग्राफी में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए आकृति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी नक्षत्र मंडल में देखे थे तो हमेशा पूछेगा कि पृथ्वी की आकृति कैसा है, तो इसके हम लोग आकार को भूआब कहते हैं। बहुत सारा इस पे भूगोल वेत्तों के बीच में मतभेद है, इसलिए एक नया टर्म दे दिया कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, भूआब। ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास से क्या है, 1/4 है। इसका क्या है, व्यास 1/4 है। अब गुरुत्वाकर्षण कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6, यानी कोई वस्तु यहाँ 10 किलो का होगा तो वहाँ कितना का होगा, इसका 1/6, यानी भाग देंगे तो कितना आएगा, अगर ठीक है इसको मान लेते हैं 12 किलो का है तो वहाँ कितना का होगा, 2 kg का होगा। इसलिए वहाँ कोई चीज़ भारी नहीं लगेगा। जब आप चंद्र मिशन ये सब का वीडियो देखिएगा तो देखिएगा कि लोग उछल उछल के उसको जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ क्या है, 1/6 है, और व्यास कितना है, 1/4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दूरी है, इस सब का कोई देना देना कुछ नहीं है। ये हो गया चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह। हम लोग भी अपने पृथ्वी के चारों तरफ नज़र रखने के लिए, यहाँ के वातावरण को समझने के लिए, दूरसंचार को व्यवस्थित रखने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम लोग भी कुछ कृत्रिम वस्तु वहाँ भेजते हैं, जिसको हम लोग कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। वो भी जाके एक जगह पर परिक्रमण और घूर्णन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग के यहाँ कौन काम करते हैं, संगठन इसरो, अमेरिका की कौन सी है, नासा, ये दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्षुद्रग्रह हम लोग जान ही गए कि कहाँ है, पिंडों को, इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्रग्रह, मंगल और बृहस्पति। उल्का पिंड किसको कहते हैं, सूर्य के लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, गिरने के होते घर्षण होने के कारण जल जाते हैं, इसलिए चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे थे गैलेक्सी, ठीक है, बोल रहा है उसी के बारे में, बोल रहा है कि पट्टी फैला रहता है जिसको क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। जो हमारा जो तारों का समूह है ऐसा दिखता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे। इसका हम लोग गैलेक्सी बोलते थे, उसका हिंदी नाम क्या है, आकाश गंगा। ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहीं से शुरू किए थे ब्रह्मांड को, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या आएगा, सौरमंडल, सौरमंडल के बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद ब्रह्मांड। हमने शुरुआत किया था ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल और पृथ्वी, यही था हमारा फर्स्ट चैप्टर। इसमें किन्हीं को कुछ दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं।